भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का नाम एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में अमर है जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति की कहानियां आज भी हर भारतीय के दिलों में जोश भर देती हैं। लेकिन भगत सिंह की जिंदगी के कुछ ऐसे अनसुने पहलू भी हैं जो कम ही लोगों को पता है। ऐसा ही एक अध्याय है उनका कानपुर प्रवास, जहां उन्होंने न केवल क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया बल्कि अपने विचारों को और मजबूत किया। आज के कार्यक्रम में हम भगत सिंह के कानपुर प्रवास की अनसुनी कहानियों को उजागर करेंगे। 1920 के दशक की शुरुआत में भगत सिंह की उम्र मात्र 16 से 17 वर्ष थी। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन परिवार की ओर से शादी का दबाव बढ़ने लगा। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और दादी जय कौर चाहते थे कि वह जल्दी शादी कर लें। प्रोफेसर चमन लाल के अनुसार मानावाला गांव का एक समृद्ध परिवार भगत सिंह को देखने आया और सगाई की तारीख भी तय हो गई। लेकिन भगत सिंह का मन तो देश की आज़ादी की लड़ाई में रम चुका था। उन्होंने शादी को एक गठबंधन के रूप में देखा जो उनकी क्रांतिकारी यात्रा में बाधा बन सकता था। इसलिए उन्होंने घर छोड़कर कानपुर का रुख किया। अपने पीछे उन्होंने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपना जीवन देश को आज़ाद कराने के लिए समर्पित कर दिया है। 1924 में भगत सिंह कानपुर पहुंचे। यह वह दौर था जब कानपुर स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां जोरों पर थीं और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता सेनानी शहर को क्रांति का गढ़ बना रहे थे। भगत सिंह जयचंद्र विद्यालंकार के परिचय पत्र के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने पहुंचे। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय प्रताप अखबार के संपादक थे, जो क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कानपुर में भगत सिंह ने बलवंत सिंह के नाम से रहना शुरू किया। उन्होंने प्रताप अखबार के संपादकीय विभाग में काम किया और बलवंत उपनाम से लेख भी लिखे। यह काम न केवल उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करता था बल्कि उन्हें क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का मौका भी देता था। कानपुर प्रवास के दौरान भगत सिंह की मुलाकात कई प्रमुख क्रांतिकारियों से हुई जिन्होंने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। सबसे पहले उनकी मुलाकात सुरेश चंद्र भट्टाचार्य से हुई, जिन्होंने उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलवाया। इसके बाद भगत सिंह का परिचय चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, फणींद्र नाथ घोष, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और यशपाल जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। यह वह समय था जब काकोरी कांड ने क्रांतिकारियों को झकझोर दिया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, जिससे भगत सिंह और उनके साथियों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ और आक्रामक रुख अपनाने की भावना जागी। 1924 में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। चंद्रशेखर आजाद इस संगठन के मुख्य आयोजक थे और भगत सिंह जल्द ही उनके करीबी सहयोगी बन गए। 1926 में भगत सिंह ने कानपुर में ही नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मजदूर और किसान वर्ग के युवाओं को एकजुट करके स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत करना था। कानपुर में रहते हुए भगत सिंह ने न केवल क्रांतिकारी संगठनों को मजबूत किया बल्कि अपने विचारों को भी परिष्कृत किया। वो समाजवाद की ओर आकर्षित हुए और यूरोप की क्रांति का अध्ययन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरी चौरा कांड
के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से भगत सिंह का अहिंसा में विश्वास कमजोर हुआ। वे मानते थे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता है। कानपुर में भगत सिंह ने कई गुप्त बैठकों में हिस्सा लिया, जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ रणनीतियां बनाई गईं। गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस ने क्रांतिकारियों को एक मंच प्रदान किया, जहां वे अपने विचारों को बिना डर के व्यक्त कर सकते थे। भगत सिंह ने इस दौरान कई लेख लिखे जो युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने में सहायक सिद्ध हुए। कानपुर में कई महीने बिताने के बाद भगत सिंह के परिवार को उनके ठिकाने का पता चल गया। उनके पिता किशन सिंह ने लाला लाजपत राय के अखबार वंदे मातरम में एक पत्र छपवाया, जिसमें भगत सिंह से घर लौटने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने हसरत मोहानी को पत्र लिखकर भगत सिंह को शादी के लिए दबाव न देने का आश्वासन दिया। अंततः भगत सिंह 1926 में घर लौट गए, लेकिन उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां रुकी नहीं। घर लौटने के बाद भी भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ काम जारी रखा। 1928 में उन्होंने लाहौर में जेपी सैंडर्स की हत्या और 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट जैसी साहसिक कार्रवाइयां की, जो उनकी क्रांतिकारी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव बने। भगत सिंह का कानपुर प्रवास भले ही कुछ वर्षों तक सीमित रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो नींव रखी वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए अमूल्य थी। आज भी कानपुर में उनकी स्मृति को जीवित रखा जाता है। लाटूस रोड पर उनकी प्रतिमा स्थापित है, जहां हर साल अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी समिति संगठन के लोग पुष्प अर्पित करते हैं। कानपुर में बिताए गए दिन भगत सिंह के लिए एक ऐसा समय थे जब उन्होंने न केवल अपनी वैचारिक दिशा को मजबूत किया, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन को नई ऊर्जा दी। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति केवल नारों में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में लिए गए साहसिक निर्णयों में झलकती है। भगत सिंह का कानपुर प्रवास स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी अनसुनी कहानी है जो उनके जीवन के उस दौर को दर्शाती है जब वे एक किशोर से एक प्रखर क्रांतिकारी बनने की ओर अग्रसर हुए। इस दौरान उनकी मुलाकातें, उनके द्वारा स्थापित संगठन और उनके लेखन ने न केवल कानपुर बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता की लौ को और प्रज्वलित किया। दोस्तों, ऐसे और कार्यक्रम सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।